सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इसका जो पूरा मुल्क की अगर हम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब के बेशतर अज़ला इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये एक अनप्रेसिडेंट सैलाब है। इससे पहले ऐसी तबाहकारियाँ और इतनी तबाही के बैक वक्त आपके 3 जो दरिया है उनमें सैलाबी कैफियत हो और शदीद नौयत का सैलाब हो और एक बिफरा हुआ सैलाब हो और उसने एक तबाही मचा के रखी है। इसके हवाले से जो नुकसान की जो डिटेल्स हम तक मौसूल हुई हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रखती हूँ कि पंजाब में सैलाब की क्या क्या अब तक तबाहकारियाँ हुई हैं, उससे क्या नुकसान हुआ है। सूबे भर की अगर बात की जाए तो सूबे भर में अब तक 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं या 33 से ज़ायद भी कई जगह बताए जाते हैं। 20 लाख अफराद इसमें मुतासिर हुए हैं और जो देहात मुतासिर हुए हैं उनकी तादाद 2200 है। अब तक 7 लाख अफराद को मुतासरा इलाक़ों से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है या किया जा सका है। पंजाब के 15 अज़ला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। पीटीआई पंजाब ने अगले चंद घंटों को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है, यानी ये ख़तरा अभी टला नहीं है। रिवायती तौर पर अगर हम ये देखते हैं कि जब सैलाब आता है, एक रैला आता है और उसके बाद बेशक वो अपने पीछे तबाहकारियाँ छोड़ता है, लेकिन उसके बाद पानी की जो क्यूसेक फिट है, जो उसकी वो इंटेंसिटी है, वो सैलाब की बतदरीज कम होती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी ऐसा नहीं है और उसकी वजह है भारत की आबी जारियत। भारत मुस्तकिल अपने डैम से वहाँ से पानी छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। जो तबाहियाँ हुई हैं, लोगों का जानी नुकसान अपनी जगह हुआ है, माली नुकसान हुआ है, उनके माल मवेशी बह गए हैं, उनके घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, उनका ज़िंदगी भर का असासा जमा पूंजी सब बह गई है। लेकिन ऐसे में पंजाब पुलिस की जो रिवायती उनका जो एक बदमाशी शायद हार्ड वर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, लेकिन बहरहाल जो उनका वतीरा कह लीजिए वो नहीं सुधरने में आ रहा, ये संभलने में। एक छोटा सा क्लिप है और बड़ी तकलीफ दे बात है कि अगर एक शहरी वहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई देहाती वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो अपनी जमा पूंजी बचाने की कोशिश कर रहा है, या वो वहाँ से निकलते में थोड़ा सा एहतियात से काम ले रहा है, या इवन दो उसकी कोई भी रिजर्वेशन है वो नहीं निकल पा रहा, क्या इतना आसान है अपना घर बार छोड़ के निकलना? तो ये है सूरत हाल इस पंजाब की। और आने वाले वक्त में यही रहा जब सिंध में जाएगा, इस प्रोग्राम में आगे चल के हम सिंध के हवाले से ये बात करेंगे कि क्या वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस हद तक उन्होंने एहतियाती तदाबीर की हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और वो भी हमें बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सारा चल रहा था कि किस तरह से उनका देहात, उनका गांव भी ज़ेर-ए-आब आया, उनका इलाका चिन्योर से उनका ताल्लुक़ है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन मुर्तज़ा साहब, आप एक तो मुझे पता है आप चिन्योर से हैं और हमने सोशल मीडिया पे भी आपका देखा कि आपने अपने गांव के हवाले से भी कहा कि वो पूरा सैलाब में डूब गया है, बह गया है। और लेकिन इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मुझे बताइएगा कितना वहाँ पर नुकसान हुआ है। उसके साथ आपने कहा कि मैं 7 साल से चीख रहा हूँ कि जो आपका गांव है वो कटाव में आता है, उससे क्या मुराद है और ज़रा कुछ डिटेल्स शेयर कीजिए हमसे। बहुत शुक्रिया जी। बड़ा ही एक अहम इशू है मेरा हल्के का और मेरे डिस्ट्रिक्ट का। मेरे डिस्ट्रिक्ट में दरिया ने अपना वो जो रास्ता बदलता है तो वो कटाव होता है और उस कटाव से जो साथ की ज़रई ज़मीनें होती हैं वो भी उसकी नज़र हो जाती हैं, दरिया में चली जाती हैं और जो वहाँ पे आबादियाँ होती हैं वो भी उस कटाव में आकर वो बह जाती हैं। तो सैलाब आना एक और चीज़ है और दरिया का कटाव होना एक और चीज़ है। जो कटाव है वो पिछले 7 साल से हो रहा है और वो कोई सैलाब के दिनों में नहीं होता, वो नॉर्मल रूटीन में जो दरिया चल रहा होता है वो ही कटाव करता रहता है। तो हम बार बार गवर्नमेंट को कहा हमने और बड़ी मुश्किल से हमने कोई टी ऑफ सी बनवाई दरिया के अंदर जिससे वो कटाव कुछ कम हुआ। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो सैकड़ों एकड़ अराजी है
जो बिल्कुल दरिया निगल चुका है और हजारों एकड़ अराजी जो है वो रास्ते में है, और कितने ही गांव आएंगे, 8 के 10 आबादियां आएंगी जो मुतासिर होने का खतरा है। अच्छा, इन चीजों की निशानदेही हाँ। हम वक्तन करते रहे, लेकिन आज तक कोई उसका हल नहीं निकल पाया। हसन मुर्तज़ा साहब, आप पिछले 7 साल की अगर बात कर रहे हैं तो उससे पहले कभी शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे, उसके बाद ज़ाहिर PTI का दौर आ गया, चलो उसमें तो आपकी नहीं सुनवाई थी, लेकिन उसके बाद पिछले 1 साल से तकरीबन जो है वो PMLN ही है, चाहे वो PDM को आप ले लीजिए या अभी को ले लीजिए, 1-1.5 साल तो और आप इत्तेहादी भी हैं, PDM का आप हिस्सा ना भी थे लेकिन इत्तेहादी थे, फिर आपकी बात क्यों नहीं सुनी गई? देखिए, चाहे PDM हो, चाहे PMLN हो, चाहे PTI हो, माइंड सेट एक ही है। ये हमेशा ऑपोजिशन ही समझते हैं, जो इनकी अपनी जमात से ना हो उसको ऑपोजिशन ही समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भी उन्हें पता है कि ये हल्का जो है ये हसन ने ही जीता हुआ है। फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उन्हें आज भी पता है कि ये हल्का तो उसी का है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में ये हल्का फिर मैंने जीतना है। तो वो ये समझते हैं कि यहाँ पे अगर डेवलपमेंट हुई, यहाँ पे अगर हमने कुछ दिया भी, तो वो गवर्नमेंट के वो इसके खाते में ही जाना है, जो वो क्रेडिट मुझे जाने नहीं देना चाहते। नहीं हसन मुर्तज़ा साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि माइंडसेट वही है, चाहे वो PTI हो चाहे वो PMLN हो, तो फिर आपको इनका साथ देने का, इनको वोट देने का, इनका इत्तेहादी बनने का आपको कितनी रकत का सवाब है? देखिए, हमें तो उसका बेतहाशा नुकसान है। हमने तो जब ये 2024 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी हमने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो PTI है, तो वो हुकूमत बना ले। पीपल्स पार्टी ने तो उन्हें ऑफर की, लेकिन वो चूंकि ये समझते हैं कि हमारी ये सलाहियतें नहीं है हमारे में कि हम हुकूमत चला सकें। हम सड़क पे तो निकल सकते हैं, हम एहतजाज तो कर सकते हैं, हम गालम गलोच तो कर सकते हैं, लेकिन हम हुकूमत नहीं चला सकते, क्योंकि उन्होंने पहले भी तो 4.5 साल हुकूमत की है और उसमें उन्होंने क्या डिलीवर किया है? कौन सा ऐसा बड़ा कोई मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने खड़ा कर दिया है जिससे बेरोजगारी खत्म हुई हो, जिससे तरक्की हुई हो, जिससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई हो? पंजाब जैसे बड़े सूबे को उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसा CM दे दिया। अब जो वो जैसा तो ठीक है ना, उन्होंने वो तो आपकी सारी बातें बजाय हैं, सारी बातें आपकी दुरुस्त है। मैं तो सवाल ये कर रही हूँ कि इस हुकूमत में तो आप इत्तेहादी हैं, आपके वोटों से के साथ वज़ीर आज़म यहाँ पर कुर्सी पे बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब, आपने वोट दिए मरीम नवाज़ साहिबा को भी। अब आपकी वीडियो भी वायरल है, आपके बयानात भी सामने आ रहे हैं, वहाँ की इंतज़ामिया, आपके इलाके का DC वो आपसे ताउन कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की या PMLN की गवर्नमेंट ने? देखिए, DC हो, DPO हो या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एहलकार हो, तो वो पॉलिटिकली वो तो सारों के होते हैं, वो तो कस्टोडियन है, उनका हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, वो मुझे बेचारे चाहे भी तो डेवलपमेंट नहीं दे सकते, वो चाहे भी तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते जिनमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो। चले, नून लीग की गवर्नमेंट ने आपसे रब्ता किया, मरियम साहिबा ने किया। मेरी अर्ज सुने ना, मुझे तो यहाँ पे विक्टिमाइजेशन का भी सामना होता है, लेकिन मेरी मुकामी पुलिस या मेरा DPO ये उसकी मेहरबानी है, और मेरी जाती हैसियत में अगर वो मुझे किसी जगह इंसाफ दे पाए तो वो दे दे। तो वो गवर्नमेंट का तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि मेरी बैक पे ऊपर कोई मरियम नवाज साहिबा खड़ी हैं। और फिर दूसरा, आपने शहबाज शरीफ साहब का कहा, शहबाज शरीफ साहब तो बेचारे खुद पंजाब के अंदर वो मुहाजिर हैं, उनका तो अपना फोटो कोई नहीं लगाता किसी चीज़ के ऊपर। उनकी तो किसी जगह आप मुझे बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब का आटे के थैले पे भी फोटो होता है, मरियम नवाज साहिबा का होता है, कभी शहबाज शरीफ साहब का किसी आटे के थैले पे हो, किसी जगह पे हो। अगर सुथरा पंजाब है तो वहाँ भी
अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुद उनकी कोई पंजाब के अंदर से नहीं है? कोई नहीं थी, कोई नहीं है। चले, है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जो कह रहे हैं कि आपके साथ इतनी विक्टिमाइजेशन होती है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपके इलाके में डेवलपमेंट नहीं होती, इस इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं, आपने अपने सीनियर, अपनी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तक अपनी ये रिजर्वेशंस कभी पहुंचाई हैं? यकीनन जी, हम अपनी पार्टी लीडरशिप को भी ये चीज़ें बताते हैं। और मैं चूंकि एक नज़रियाती कारकुन हूँ, मैं इस पार्टी के साथ नज़रियाती तौर पे मेरी वाबस्तगी है, एक मेरी अकीदत है भुट्टो ख़ानदान के साथ, मैं उस मोहब्बत में उनके साथ हूँ। और जो हमें रोज़मर्रा में फेस करना पड़ता है, और मेरी क़यादत जितना कर सकती है मेरे लिए वो भी करती है। क्या करती है? तसल्ली, दिलासा, साथ खड़े होते हैं, बात करते हैं। बाकी तो पंजाब के अंदर और कर क्या सकते हैं जी? नहीं, तो इत्तेहादी बनने का कोई फायदा नहीं है ना, इत्तेहाद से निकल जाए। अभी तो आगे आप लोगों ने कहा ज़िमनी इलेक्शन भी आप लोग मिलके लड़ेंगे, मतलब एक तरफ आपके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, फिर आप लोग ज़िमनी इंतखाबात मिलके लड़ रहे हैं। ये फैसले क़यादत ने करने होते हैं। हम तो अपनी गुजारिश ही कर सकते हैं ना, हम तो अपनी राय दे सकते हैं, फैसला उन्होंने करना है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बता दें, विक्टिमाइजेशन तो आपने अपने हद तक की, लेकिन क्या आपके तवज्जुह से या आपकी वजह से आपके इलाके के साथ भी यही हो रहा है? सैलाब आया तो क्या वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ हुई, मुकम्मल तौर पे हुई, भरपूर हुई, या उसमें भी आपको कोई शिकायत है? देखिए, अभी तक तो डिपार्टमेंट जो है वो रेस्क्यू ही कर रहे हैं। अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन ही चल रहा है। जो लोग फंसे हुए थे वो आ जाते, बाकी लोकली हम खुद मैनेज कर रहे हैं उनके फूड के लिए, उनकी मेडिसिन के लिए। और अभी तक तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक्सेस भी नहीं है, कोई ज़मीनी रास्ता भी नहीं है, लेकिन इसमें रेस्क्यू 1122 ने, ईदी ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने भरपूर कोशिश की, लोगों तक पहुंचे, लोगों को अवेयरनेस कैंपेन जो चलाई बड़ी अच्छी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होगा, रिहेबिलिटेशन में जब हम जाएंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि गवर्नमेंट की सतह पे क्या हो रहा है। ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पे कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके टाइम का। हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि ओहदेदार भी हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी के। उनकी हमेशा से रिजर्वेशंस रही हैं इस इत्तेहाद को लेकर। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने इतने पुराने, इतने देरीना जो उनके वर्कर कह लीजिए या उनके साथी कह लीजिए, उनकी गुजारिशात, उनकी सिफारिशात पर कान क्यों नहीं धरती, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो क़यादत तक पहुंचाई हैं। लेकिन बहरहाल यही सूरत हाल है। ये था पंजाब। और आगे सिंध की अब बात हो रही है कि सिंध में अगले 3 से 4 दिन में जो है वो ये जो सैलाबी रैला है पंजनत के बाद वो सिंध में दाखिल होगा। सिंध में मुमकिना जो सैलाब दाखिल होगा तो NDMA ने इस हवाले से ख़बरदार कर दिया है। कुछ डिटेल्स है, मैं आपके सामने रखती हूँ। NDMA का कहना है कि 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 से 9.5 लाख क्यूसेक तक के रेले पंजनत हेड वर्क से गुजरेंगे और गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। फिर उन्होंने कहा कि सक्खर बैराज पे 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक, जबकि कोठरी बैराज में 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। सिंध में जो मुमकिना सैलाब की तैयारी है, जो हुकूमती मौक़िफ़ है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। और यह है कि 1650 देहात और 167 यूनियन काउंसिल्स इससे मुतासिर हो सकती हैं। 16 लाख अफराद का तखमीना है कि तकरीबन 16 लाख अफराद इससे मुतासिर हो सकते हैं। 192 रेस्क्यू कश्तियाँ और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स उन्होंने फ़ाल कर दिए हैं। ये एहतियाती तदाबीर हैं जो सिंध हुकूमत की जानिब से एस पर अनाउंस की गई हैं। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 300 कैंप्स कायम किए गए हैं और एमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है जो कि 24 घंटे फ़ाल रहेगा। सिंध में इसके अलावा जो अब बात हो रही है
पानी का रैला किस डैम में जाएगा, उस हवाले से शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि डैम्स की कैपेसिटी क्या है। ये सिंध हुकूमत, और आज भी हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध और उनके जो मज़ीद वज़रा थे वो भी सिंध के दौरे पे थे। सक्खर बैराज का भी उन्होंने विज़िट किया। तैयार तो हैं, बता भी रहे, और अल्लाह करे कि जिस तरह से वो तैयार हैं और जिस तरह से वो बता रहे वो उसी तरह से उससे निमटे भी आने वाले सैलाब से, और कोई बड़ी तबाही ना देखनी पड़े। लेकिन जो तबाही देखी जा चुकी है, ख़ासकर हम पंजाब की अगर जिक्र करें, और जब भी हम इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट से बात करते हैं वो कहते हैं जो सैलाब की तबाही है वो अपनी जगह, लेकिन उसकी जो असल वजह है वो है तजावुज़ात। यही लाहौर में हमने देखा कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटी जो कि रावी के साथ बनी, उसमें पाक व्यू का भी बड़ा नाम आ रहा था, दीगर सोसाइटीज़ का भी नाम आ रहा था, फिर रोडा के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। अलीम खान साहब ने खुद एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। ये मामला क्या है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे। जिला प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जब हम तबाहियों का जिक्र कर रहे हैं तो उसकी तबाहियों की असल वजह जो है वो तजावुज़ात है। और बार बार कल हमारे प्रोग्राम में भी किसी ने बड़ी खूबसूरत ये बात की थी कि दरिया कभी नहीं मरता, चाहे जितने भी साल हो वो अपनी जगह ज़रूर वापस लेता है। तो क्या वजह थी जो लाहौर की कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी इतलात आई कि उन्होंने जो रिवर बेल्ट हैं उन पर अपनी सोसाइटीज़ कायम की, किसने NOC दिए, एक जंग छिड़ी हुई है कि कौन सी गवर्नमेंट में हुआ, क्या वो PTI की गवर्नमेंट से हुआ या इस गवर्नमेंट ने दिए, एक तो ये बहस चल रही है। लेकिन वहाँ पर जो हालात है, डॉक्टर नबिया जो कि एक साइकाट्रिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ी आवाज़ उठाई। अब अवाम का कहना ये है कि दरिया की जगह पर ये सोसाइटी क्यों तामीर की है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। जो वफाकी वज़ीर बराए मवासलात हैं अलीम खान साहब, जिनकी ये सोसाइटी भी है, कल उन्होंने भी एक वीडियो जारी की और इसकी ज़िम्मेदारी तो उन्होंने बड़ी डिटेल बताई भी कि कहाँ से उन्होंने ये जगह ख़रीदी 2010 में, और ये कुछ हुआ, क्या क्या हुआ, वो एक अलग स्टोरी है, उस पर भी आगे जाके हम ज़रा बात करेंगे। लेकिन जो फैमिलीज़ आज ये कह रही हैं कि उसका ज़िम्मेदार कौन है और जो अपने करोड़ों के नुकसान की कंपनसेट की बात कर रही हैं, उसकी यकीन दहानी कम अज़ कम अलीम खान साहब ने कराई है। उम्मीद है कि अलीम खान साहब की ये बात सुन के जो मुतासरीन हैं उनकी थोड़ा सा हौसला उनको मिला होगा, एक उम्मीद जागी होगी कि शायद उनको कुछ कंपनसेट हो। लेकिन ये मामला है क्या, और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, कौन सी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, NOC कैसे मिला, कब मिला, किसने दिया, बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में भी, आपके जहन में भी यकीनन होंगे। माजिद निज़ामी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको हमने प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे आज दावत दी है और ज़रा उनसे हम मालूम करते हैं, उनके पास सुना है कि पूरी इनकी जो है वो डिटेल्स है इस हवाले से। माजिद सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये मामला है क्या, और ये जो बार बार ख़ास कर ये जो इस सोसाइटी की NOC की बात आ रही है, कोई कह रहा है कि जो PTI के दौर में हुई थी, फिर कोई लेटर शेयर हो रहा है कि नहीं जी वो तो जब ये गवर्नमेंट आई है उसके दूसरे ही महीने हुआ है। ये मामला आगाज़ कहाँ से हुआ, बहुत सारी डिटेल्स अलीम खान साहब ने भी बताई हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ ज़रा आप बताइए एक इंडिपेंडेंट सोर्स के तौर पर। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर इस एक सोसाइटी के मसले को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमें पूरी रूडा की जो अथॉरिटी है उसको समझना होगा और जब हम उसकी पिक्चर को समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे किसने बैड गवर्नेंस के हवाले से गफलत की, किसने दूररस पॉलिसी नहीं बनाई, किसने नाकिस फैसला किया। तो इसलिए जब हम इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ पे किसकी क्या खामी है। बुनियादी तौर पर लाहौर के अंदर ये चीज हुकूमती हलकों में कई सालों से डिस्कस होती थी कि लाहौर चूंकि उसकी आबादी बढ़ रही है तो यहाँ पर एक नए शहर का आगाज होना चाहिए। अब उसके लिए इस मामले के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस चीज को संजीदगी से लिया गया और उसके ऊपर एक रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। ठीक है। अब इशू ये है कि दरियाए रावी के साथ जितनी भी जमीनें हैं या तो वो दरिया की हैं या वो जरी जमीनें हैं। अब अगर आप 70% से जायद ग्रीन लैंड जो है, जरी जमीनें जो है, उनको आप डिक्लेयर कर देंगे कि इनको हमने शहरी मकासद के लिए, अर्बन कामों के लिए इस्तेमाल करना है, तो एक बड़ा फैसला किया गया जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। ठीक है। और रूडा के अंदर ये तमाम सोसाइटीज बिल्कुल मौजूद हैं डे 1 से।
इसमें ये कहना कि जी को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद वफाकी वजीर अलीम खान ने उसमें अपनी सोसाइटी शामिल कराई, ऐसा नहीं है। उन्होंने सोसाइटी को एक्सपेंड जरूर किया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद। तो इसलिए रूडा का जो मसला है वो बुनियादी मसला ये है कि क्या आपने अगर एग्रीकल्चर लैंड इस काम के लिए वक्फ कर दी है तो उसके बाद क्या आपने वो हिफाजती इकदाम किए हैं? वो नहीं किए गए, ना वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में किए गए हैं, ना वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। इस वक्त सैलाब के बाद जो डिस्कशन चल रही है, समरीज बन रही हैं कि जी दरियाए रावी के दोनों अतराफ एक बंद बनाना चाहिए जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर हो ताकि जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको आइंदा को नुकसान ना हो। तो ये चीज पहले क्यों नहीं की गई? होना तो ये चाहिए था। लेकिन एक सेकंड माजिद निजामी, एक सेकंड, क्योंकि हम जो चीज़ें देख रहे थे या अपनी जो रिसर्च कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट इमरान खान ने दिया था या उस्मान बुज़दार ने दिया था रूडा की अम्ब्रेला ऑफ रूडा, उसमें भी ये था कि कोई वॉल बनाई जाएगी टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन और द आबादी, मतलब ये जो सारे सोसाइटीज़ हैं। बिल्कुल 100% बात ठीक है। मसला इम्प्लीमेंटेशन में आया कि आपने वो हिफाजती इक़दाम उठाने की बजाय प्रॉपर्टीज सेल पे लगा दी। हाउसिंग स्कीम्स को कहा कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और जमीन काट काट के प्लाट बेचने शुरू करें। मसला वहां से शुरू हुआ। अगर इमरान खान की हुकूमत की ये गलतियां थी तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत को चाहिए था कि वो इसको रोल बैक करके इसको दुरुस्त करते। उन्होंने वो भी नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसको एक्सपेंड किया। अब ये देखें, उस्मान बुज़दार हो, परवेज इलाही हो, मोहसिन नकवी हो, चौथी वज़ीर आला है इस टाइम मरियम नवाज शरीफ, चारों ने एक दूसरे पे तनकीद तो की है लेकिन सब रूडा को आगे लेके चले हैं। तो यहां से आपको पता चलता है कि ये कितना बड़ा एक मिसमैनेजमेंट का मामला है और कितना बड़ा ये एक गठजोड़ है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट तो चेंज हो रही है, एक दूसरे पे तनकीद भी की जा रही है। ठीक है, मुझे समझ में आ गई। अब एक और बात बताएं, अलीम खान साहब ने जो एक वीडियो रिलीज की है, उन्होंने कहा कि मेरा तो इससे कोई लेना देना रूडा से या इन चीज़ों से था ही नहीं। जो एक और पार्टी उन्होंने नाम बताया था कि वो बैंक डिफॉल्टर थी, वहाँ से वो सेल कर रहे थे, उनसे मैंने सोसाइटी खरीदी थी और ये इट्स बैक 2010। तो ना पहले वज़ीर आज़म से इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ है, ना अभी के वज़ीर आला से कोई ताल्लुक़ है। तो ही इज़ राइट ऑन हिज टेक। देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक थोड़ा सा टेक्निकली प्ले करने की कोशिश की है। सोसाइटी की जो उन्होंने हिस्ट्री बताई है वो बिल्कुल ठीक बताई है। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी की एक्सपेंशन जब उन्होंने मांगी उस वक्त उनके तहरीक इंसाफ हुकूमत से ताल्लुकात खराब हो चुके थे और इसलिए उन्हें वो एक्सपेंशन नहीं मिली। अगर उनके तहरीक इंसाफ हुकूमत से ताल्लुकात ठीक होते तो यकीन कीजिए कि ये 10-12 हज़ार कनाल उनको उस्मान के दौर में मिल जानी थी। हुआ ये कि चूंकि वो मुस्लिम लीग नून में आगे और जैसे ही पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई उनकी सोसाइटी को एक्सपेंड कर दिया गया और जो ये हिस्सा डूबा है सिचुएशन ये है वो ज्यादा जो एक्सपेंशन हुई है उसका ज्यादा डूबा है, वहां ज्यादा नुकसान हुआ है या पूरी सोसाइटी का हुआ है? एग्जैक्टली ये वही इलाके हैं जो बाद में अलॉट किए गए हैं और इसमें उनकी सोसाइटी की नाअहली, उनकी बददियानती ये है कि उन्होंने प्रॉपरली उसको फिलअप भी नहीं किया। मिट्टी की जिसको हम भराई कहते हैं कि उन्होंने वो जो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अगर आप रिवर बेड के साथ भी सोसाइटी या कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी हाइट जो है या उस जो भराई को इस रखें कि एटलीस्ट उन्होंने भी नहीं किया। अगर इस वक्त उनकी सोसाइटी 8 फुट 10 फुट पानी खड़ा है तो इसका सादा सा मतलब है कि उन्होंने जो प्लॉट बेचे हैं उसमें ये ख्याल भी नहीं रखा कि यहाँ पर कितनी भर्ती डालनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, सिर्फ इन्हीं की सोसाइटी है या और भी दीगर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़ेरे आब आए? देखिए, रूडा में 25 से 30 कंपनियां हैं जो इस वक्त हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च करके उनके ऊपर प्लॉटिंग करके उनको बेच रही हैं और उनमें से मैक्सिमम 90% जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इसलिए जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये सारा का सारा मुतासिर है और ये बैड गवर्नेंस, नाकिस फैसलों की वजह से है। और अभी भी हो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रही है, तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून पे कर रही है, लेकिन प्रोजेक्ट वही का वही है, बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। बहुत ठीक है, बड़ी क्लैरिटी से आपने ये बात हमें भी समझाई है, देखने वालों को भी समझाई है।
तो एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ाम ब्लेम गेम को ख़त्म करें। इसमें जो है सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, चौधरी परवेज़ इलाही से लेकर फिर मोहसिन नकवी साहब का भी नाम आ रहा है, उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब भी, यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, और फिर मरीम नवाज़ साहिबा भी। लेकिन असल चीज़ जो ये है कि जो सोसाइटी हुई थी अपनी जगह, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेंड कराई, एक्सपेंशन जो की, चूँकि उस इनके ताल्लुकात PTI से ख़राब हुए थे, वो एक्सपेंड किया था PMLN की गवर्नमेंट ने, और वही इससे ज़्यादा डूबी है। तो ये असल में मामला है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। PTI दौर के ही जो क्लाइमेट चेंज एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे मलिक अमीन साहब, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। जिन्हें से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जब सैलाब आता है तो हम एक फिनोमेना सुनते हैं, क्लाइमेट चेंज। जब क्लाउड बर्स्ट होते हैं फिर हम कहते हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। लैंड स्लाइडिंग हो गई, हैवी रेन्स हो गई, रूटीन से हट के बारिश हो गई। ये तमाम चीज़ें जब हम बात हो रही होती है तो फिर हर जगह से एक बात आती है, जी देखिए ना जी, ये क्लाइमेट चेंज की वजूहात है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान का तो इसमें शेयर बहुत ही कम है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। अब मामला ये है कि जो हमने इस गवर्नमेंट से पहले जो PTI की गवर्नमेंट थी, उसमें जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनके ख़ास तवज्जो भी थी, और ये हम सुनते थे बार बार कि वो क्लाइमेट चेंज को बड़ा सीरियस लेते हैं, फोकस भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या तजावुज़ात का ख़ात्मा हुआ? क्या जो रिवर बेल्ट्स में जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ थी, क्या उनको हटाया गया? क्या किसी के NOC कैंसिल हुए? इवन दो सवात में भी जो हमने वाक़या देखा था जिसमें एक ही फैमिली के 17 लोग बह गए थे, तो वो रोड साइड होटल्स बने हुए थे, वहाँ से किसी को नहीं हटाया गया था। फिर यहाँ पर आ जाते हैं पंजाब में। हसन मुर्तज़ा साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा जो मेरा गाँव है चिन्योट से मुलका, वो दरियाई कटाव में आता है, और पिछले 7 साल से मैं ये चीख रहा हूँ, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। वजूहात क्या हैं? कोई हुकूमत बात तो करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद क्या नहीं होता, और होता है तो किस हद तक होता है? मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट चेंज। अस्सलाम वालेकुम मलिक अमीन साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मलिक अमीन साहब, बीइंग अ फॉर्मर क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर या एडवाइज़र टू PM, क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे होते हैं कि जी जो सैलाब है इससे जो तबाही या नुकसान है उसकी असल वजह ये है कि हमने फोकस नहीं किया इंक्रोचमेंट को हटाने पे, चीज़ों को मैनेज करने पे, क्लाइमेट चेंज के जो मुज़बरात जो असरात हो सकते थे उस पर हमने कुछ नहीं किया। हुकूमतों ने एक को सिंगल आउट नहीं कर रहे थे वो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल देखें, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में तबाही आएगी, और ये बहुत एक खौफनाक किस्म की तबाही है, जो कि अभी हमने इसका एंड नहीं देखा। ये आगे जो है ये आगे बढ़ती जा रही है, और इस तबाही का जो ट्रिगर है वो तो आप उसको मौसमियाती तब्दीली को कह सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिगर है ये ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान को पता नहीं था या पाकिस्तान की हुकूमत को पता नहीं था। ये आज 2 दिहाइयों से ये प्रेडिक्टेड था कि यहाँ पाकिस्तान में ये हालात बनने हैं, और ये साइंटिफिकली प्रेडिक्टेड था। उसके जिम्मेवार भी हम नहीं है, क्योंकि हम 1% से भी कम है जो कि ग्लोबल एमिशंस पैदा कर रही हैं, जिनकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो टोपोग्राफी है और ज्योग्राफी ऐसी है कि पाकिस्तान मुतासिर तरीन ममालिक में शुमार होता है। तो ट्रिगर तो है इसका मौसमियाती तब्दीली, लेकिन जो इसका जो डिजास्टर बना है जो इस वक्त हमारे सामने है, वो तो इस ट्रिगर की वजह से नहीं है, वो तो हमारी अपनी कोताहियां हैं, अपनी नाअहली और नालायकी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर आप कुदरत के रास्ते में आएंगे और कुदरत को चैलेंज करेंगे तो फिर उस जंग को तो कुदरत नहीं जीतना है। और ये साबित किया है यहाँ पर हमारे जो दरिया हैं उन्होंने, आप नॉर्थ से अगर शुरू हो जाए तो वहाँ पर हमने दरख्त काट दिए, पहाड़ों के अंदर क्रशिंग मशीन्स लगा दी, पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया। जब बारिश हुई तो वो पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो आबादी पे गिर गए। इसी तरह हमने आगे आके देखा कि जब हमने अपने जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनका ध्यान नहीं किया, और दरिया के रास्ते के अंदर जो फ्लड प्लेन जिसको आप कहते हैं, उसके रास्ते में ना सिर्फ हमने होटल और घर बना दिए बल्कि पूरी सोसाइटीज बना दी। फिर हम इंतजार करते रहे कि नहीं सैलाब आएगा तो हम मुकाबला कर लेंगे। ये मुकाबला नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ये साबित कर दिया है। बिल्कुल ठीक है सर, ये हुआ एरिया में
हाँ मलिक अमीन साहब, आप 100% दुरुस्त की बात कर रहे हैं, 200% दुरुस्त की बात कर रहे हैं कि यही सब हुआ, लेकिन फिर सवाल ये है कि आपकी हुकूमत ने क्या किया? क्या आप लोगों ने किसी ऐसी सोसाइटी का NOC कैंसिल किया? यहाँ आप चले जाएं इस्लामाबाद में, ज़रा सा आप कहीं तो इन्वायरमेंट वाले आ जाते हैं कि जी ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये ऐसा क्यों किया, फला ऐसा क्यों किया। फिर आप लोग क्या कर रहे थे सर? किसी एक का NOC कैंसिल किया हो बिकॉज ऑफ दिस कि उन्होंने इंक्रोचमेंट की है, या दरिया की बेल्ट में उन्होंने, रिवर बेल्ट में अपना कोई भी घर या होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट कुछ भी बनाया है? जी बिल्कुल, देखें इसमें बहुत सारे हमने चीज़ें की थी। एक तो जो उस वक्त गवर्नमेंट का विजन था वो एक नेचर बेस्ड विजन था कि हमने कुदरत के साथ जंग नहीं कर ली, बल्कि कुदरत को एक एलाय बनाना है। हमारे जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे हमारी मिनिस्ट्री में, बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट था, फिर 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट था, और वो आज साबित किया आपकी सैटेलाइट इमेजरी ने कि 2014 से 22 के दरमियान जिस ज़माने में वो हुकूमत रही, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन भी रुकी रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2022 के बाद फिर उसमें मैग्नीट्यूड के हवाले से इजाफा हुआ है उस डिफॉरेस्टेशन में। और अलमिया ये है कि वही PTI की गवर्नमेंट जिसने रोक के रखा था, अब जब 2024 में वही गवर्नमेंट आई तो उसने उस विजन को भी रिवर्स कर दिया और जो डिफॉरेस्टेशन है वो बढ़ती गई। दूसरी हमने ये किया कि जो हमने रिवर्स के ऊपर तो स्पेशली एक फोकस रख के, आपको याद होगा कि यहाँ पर एक लिविंग इंडस के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसका मकसद ये था कि हमारा जो इंडस रिवर जो कि बहता है पाकिस्तान में, उसके अंदर से ना सिर्फ ये इंक्रोचमेंट हटे बल्कि उसके इकोलॉजी को रिवाइव किया जाए। फिर रिचार्ज पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो आज $70 मिलियन की जिसके पास फंडिंग मौजूद है, कि इस पानी के रेले को, जो सैलाबी रेला है, इसको हमने कैप्चर कर किस तरह करना है कि इसको मुख्तलिफ वेटलैंड्स की तरफ हम डाइवर्ट कर दें जो कि लेफ्ट और राइट बैंक के ऊपर हैं। तो काफी कुछ उस जमाने में किया गया, एक विजन था बड़ा क्लियर के। और ये जो पार्क व्यू सिटी का बार बार आ रहा है, इशू हाईलाइट हो रहा है पार्क व्यू सिटी का, चूंकि अलीम खान साहब तो उस वक्त आपके साथ थे, इसलिए किसी ने उनको छेड़ा नहीं। देखिए, इमरान खान साहब का एक बड़ा ग्रीन विजन था और मैं समझता हूँ कि वो एक ग्रीन प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जो रूडा का कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर उनका और मेरी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने इसकी मुखालफत की थी जब ये पेश हुआ 2019-20 के अंदर, और एक ऑल्टरनेट प्लान पेश किया था जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया हुआ था, जिसमें ये कॉन्सेप्ट ये था कि हम लाहौर के इस तमाम एरिया को, जो कि रिवर रावी की का एरिया जो उसका फ्लड प्लेन बनता है, इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दें और इसके इर्द गिर्द जो हमारे जो बफर जोन्स हैं वहां पर डेवलपमेंट की जाए, इसके अंदर डेवलपमेंट ना की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में उनके दिमाग में एक तो ये था कि एक उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की गई उस वक्त चंद लोगों की तरफ से कि ये इकोनॉमिकली क्विक फिक्स है। तो ये रूडा का जो आइडिया था वो उनके जहन में किसने उनको प्रेजेंट किया? देखें, उस वक्त वहां पे ये रूडा का आइडिया जो ये सिर्फ इमरान खान के ज़माने का नहीं, ये 2014 से चल रहा है। उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया था जिन्होंने ये आइडिया डेवलप किया माइन हार्ट के नाम से। फिर LDA ने उसी कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया और फिर वही कंसल्टेंट लेकर ये रूडा का दोबारा आइडिया हमारी गवर्नमेंट में भी आया और मुझे याद है उन्होंने ये प्रेजेंट किया तो इसको एक बड़ा किसने प्रेजेंट किया? ये यहाँ इस आइडिया को LDA ने प्रेजेंट किया था उस वक्त। LDA में के थ्रू ये आइडिया आया था और उस वक्त ये आइडिया जो था उसमें एक बड़ा इसको रोजी पिक्चर बना के पेश की गई थी कि इसमें हम यहाँ पर ये एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे, इसके नॉर्थ के अंदर 2 बराजेस बना देंगे जो इंडिया से पानी आ रहा है उसको रोक। यानी आप उससे भी अगेंस्ट थे, आप उससे भी रूडा के अगेंस्ट थे, वक्त ने साबित किया कि ये गलत था, ये गलत फैसला था इमरान खान साहब का। बिल्कुल गलत साबित हुआ और आज देखें कि 14 या 15 सोसाइटियां जो उसके अंदर बनी हुई है तमाम इस वक्त फ्लड में आई हैं और दूसरा हमने एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया अपने अजली दुश्मन इंडिया के हाथ में। उनको तो नजर आ गया कि अगर यहाँ पर नया लाहौर बनता है तो उसकी तबाही की चाबी तो हमारे पास होगी। जिस वक्त हम चाहेंगे रावी का पानी खोलेंगे और वो पूरा का पूरा नया शहर तबाह हो जाएगा। ठीक है, ये जो अब हमने सोचना है इस सैलाब के बाद कि क्या हम उस रावी के पेड़ के अंदर सोसाइटियां बनाना चाहते हैं, क्या हम उस रावी के पेड़ को ये समझ के कि ये सैलाब 5 साल से नहीं आया तो आएगा ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात रूडा एक गलत मंसूबा था, इमरान खान साहब का एक गलत फैसला था, आप उससे कन्विंस नहीं थे, आपने उसको अगेंस्ट किया, लेकिन उसके बाद वाली आने वाली गवर्नमेंट ने भी उसको क्यों जो है वो ओन किया? ये उनकी भी गलती थी मेरे ख्याल में कि रूडा का एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट था। हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ओवरटर्न हो गया, लेकिन वो हाई कोर्ट के फैसले
उन्होंने वही कॉन्सेप्ट जो उस वक्त मैं भी उसको प्रपोज कर रहा था कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत अच्छा प्रपोजल बनाया था, उस पर डेवलपमेंट भी हो सकती थी। लेकिन अगर आपने एक नया लाहौर बनाना है तो क्या उसको जरूरी है कि उसको रावी के पेड़ में जाके हम बनाएं? उसको कोई और बनाना, और जमीनें भी पड़ी हुई हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात, बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब, बेहतरीन बात की है मलिक अमीन असलम साहब ने, क्योंकि क्लैरिटी के साथ बात की है कि रूडा बेसिकली ये गलत मंसूबा था और ये कोई मंसूबा पहली दफ़ा नहीं आया था, LDA ने पेश किया था, इन्होंने उसको अपोज किया था, खान साहब को जिसने बताया उन्होंने उसको बाइक किया और इसको इनिशिएट किया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो गलत था और आज जो तबाही और बर्बादी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।